हाय। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम इस वीडियो में उसके आगे का करेंगे। डायरेक्टली हम शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। डोंट वरी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि आपको सब कुछ याद रहेगा। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसके आगे का पढ़ेंगे। ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। बाहर होंगे ये वाला इनर इंटीग्यूमेंट और उसके ऊपर है आउटर इंटीग्यूमेंट। एम्ब्रियो सैक किससे फिल्ड रहेगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा साइटोप्लाज्म और इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई अरेंजमेंट होगा। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स होंगे। कितने माइटोटिक डिविजन्स होंगे? 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगे और फिर 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होगा। 3 ऊपर जाएंगे, 2 बीच में रहेंगे और 3 नीचे जाएंगे। और बीच में क्या होता है? सेंट्रल सेल। बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है माय डियर। चलो इसको नाम लिख लेते हैं सबके। ये आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाला है सेंट्रल सेल। ठीक है, अब ये है एग सेल और ये वाले हैं साइनर्जिड्स। फिलीफॉर्म एपरेटस, उंगली जैसे एपरेटस फिलीफॉर्म एपरेटस हैं। थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो अच्छे से आपको दिखेगा। और नीचे ये 3 एंटीपोडल्स, ये तीनों एंटीपोडल्स हैं। ये एग सेल है बीच वाला और ये दोनों साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स और उसके ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, क्लियर हो गया? डायग्राम याद आया? ठीक है, ये जो सेंट्रल सेल है बेटा, ये जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया सेंट्रल सेल, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है और सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई किस में होता है? सेंट्रल सेल के अंदर। पोलर न्यूक्लियाई तो मैंने लिखा ही नहीं, तो चलो अभी लिख देती हूँ पोलर न्यूक्लियाई। ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो। अरे न्यूक्लियाई का स्पेलिंग गलत हो गया, न्यूक्लियाई। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है? एग सेल है और साइनर्जिड्स है। चलाजल एंड की तरफ हमारे पास है एंटीपोडल्स। एम्ब्रियो सैक अभी भी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग सेल और साइनर्जिड्स है और एंटीपोडल्स है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है। इतना क्लियर है? ग्रेट। अभी क्या होगा? अभी 2 इवेंट्स होंगे इसमें। आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट्स आते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट आके इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा। एक मेल गैमेट को मैं mg लिखती हूँ, वो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और क्या बनेगा? जाइगोट। ये पहला फर्टिलाइजेशन है और इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन में दूसरा मेल गैमेट आके इस पोलर न्यूक्लियाई को, डायग्राम में देखो, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। अब ये तीनों मिलके बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएंगे। फर्टिलाइज करेगा, ये फर्स्ट मेल गैमेट है, ये सेकंड मेल गैमेट प्लस
2 पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइज करने के बाद ना ये बनेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है, अभी तक नहीं क्लियर है। मतलब पहले तो ये जो 2 थे इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते थे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब एक मेल गैमेट आया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पूरा न्यूक्लियस बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या पेन भी बोलते हैं इसको। ये क्या बन गया? PEN। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना ये जो सेंट्रल सेल है बेटा, उसका नाम भी बदल जाता है, वो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आपको समझा? फर्टिलाइजेशन के पहले ये सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। जैसे ही मेल गैमेट ने उसको फर्टिलाइज किया तो जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है और उसके ऊपर का सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, बस नाम बदल जाता है। इतना क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया और ये दोनों इवेंट्स ना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट मेल गैमेट आया, जाइगोट बना दिया, सेकंड मेल गैमेट आया, PEN बना दिया। ये दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही हो जाता है, अलग अलग टाइम पे नहीं होता। लेकिन जाइगोट बन तो गया, लेकिन जाइगोट आगे भी तो डेवलप होगा ना, नया प्लांट बनना है उसको। ठीक है, तो वो आगे डेवलप अभी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद वो आगे डेवलप फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद वो आगे डेवलप नहीं होता। ओके, तो कब आगे डेवलप होगा? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वो ना थोड़ी देर दिमाग चलाता है, वो दिमाग चलाता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, आगे तो मैं डेवलप कर जाऊंगा, लेकिन आगे डेवलप होने के लिए मुझे खाना चाहिए। मेरा खाना कहाँ है? खाना कौन देगा उसे कि वो आगे डेवलप कर पाएगा? वो आगे डेवलप हो ही नहीं पाता, उसका खाना ही नहीं रेडी होता। समझे आप? इससे एक और चीज मैं आपको बताती हूं। ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये ब्लू कलर में ये न्यूसेलस है। एम्ब्रियो सैक में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, व्हाटएवर, सारी एक्टिविटीज एम्ब्रियो सैक के अंदर हुई। ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी तो उसको खाना चाहिए, वो खाना उसे न्यूसेलस देता है, उसके बाहर का कवरिंग से उसे खाना आता है, तो ये सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। अब जाइगोट डेवलपमेंट के लिए उसे खाना चाहिए, तो पहले जाइगोट सो जाता है, पहले उसका खाना बनता है, उसके खाने का नाम है एंडोस्पर्म। ठीक है, पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट होगा। ओके, चलो, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देख लेते हैं। अभी हम मेन टॉपिक पे आए, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये थोड़ा जरूरी था बेटा, क्योंकि कभी आप पिछले वीडियो में मेरे से कुछ गलती हो जाती है, मैं कुछ मिस कर जाती हूँ, कुछ नए नए टॉपिक्स फिर मुझे याद आते हैं, अरे ये तो मैंने बच्चों को बोला ही नहीं, इसलिए ये वीडियो में एक बार रिवीजन हो गया। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ड्रॉ करोगे आपके लिए ही फायदा है। तो अब देखेंगे हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। चलो, ड्रॉ करते रहो मेरे साथ, नोट्स बनाते रहो मेरे साथ। नोट्स बनाना मैं हर वीडियो में नहीं बोलूंगी, नोट्स आपको बनाना है। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ये जाइगोट, जाइगोट के अंदर सेंट्रल सेल, अरे सॉरी, एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंट्रल सेल का नाम बदल के क्या रखा हमने? क्या रखा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो न्यूक्लियस बना उसे हमने क्या रखा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को देखो PEN तो लिखता है, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को मैं शॉर्ट फॉर्म में PEC लिख रही हूं, पर आप मत लिखना एग्जाम में। अभी बार बार प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं लिखूंगी मैं, समझ जाओ, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है अंदर, ठीक है, हर जगह पे साइटोप्लाज्म है। हो गया, ओके, डन, इतना समझ आया। अब एंडोस्पर्म क्या बनता है?
ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये डिवाइड होता है और न्यूट्रिटिव टिश्यूज बनाता है। ये डिवाइड होके न्यूट्रिटिव टिश्यूज बनाता है कॉल्ड एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, बहुत पतला नहीं हो गया, न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म ही वही टिश्यू है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को खाना खिलाएगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, क्या काम है? इट विल फीड द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बहुत टफ नहीं है, समझना इजी है। हम स्लोली जा रहे हैं, इजीली जा रहे हैं और स्टोरी फॉर्म में जा रहे हैं, प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के ना 3 मेथड्स होते हैं, मतलब 3 तरीके होते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के। उसमें से प्लांट कोई भी एक तरीका अपनाता है, कोई भी एक, या तो ये या तो ये या तो ये। अंडरस्टूड? सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यही वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टडंग टडंग, ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। मतलब क्या होगा, इसके बाद उतना दिमाग चलाना नहीं है, बस हमें पहले देखना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर जाएगा, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब न्यूक्लियस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा के लिए फ्लोट नहीं करेगा, अभी के लिए फ्लोट कर रहा है। आगे जाके वो भी अपने ऊपर सेल वॉल बनाएगा। पता चला? पता चला। तो ये बन गया, ये सेल वॉल उसने बना दिया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और उसके अंदर ये सारे न्यूक्लियस है। लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक है, ये जाइगोट है, और यहाँ पे जो बड़ा साइटोप्लाज्म था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं है अभी यहाँ पर, वो गायब हो गया। वो क्या हुआ, वो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो सब यूज हो गया, और ये न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल वॉल बिल्ड हुआ ना, उसके अंदर सब यूज हो गया। मतलब ये न्यूक्लियस ने सारा साइटोप्लाज्म ले लिया और अपने ऊपर एक सेल वॉल बिल्ड कर दिया। थोड़ा थोड़ा सब न्यूक्लियस ने वो साइटोप्लाज्म यूज किया और अपने ऊपर सेल वॉल बिल्ड कर दिया। इसलिए वो बड़ा वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था वो गायब, एक्चुअली गायब हुआ नहीं, वो सब में बट गया। गायब तो नहीं हुआ ना, वो सब ने यूज कर लिया सेल वॉल बनाने में। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल उसको बनाना था, तो अभी खाना है ही तो उसको ले लेते हैं। समझ में आया वो कहाँ क्या हुआ? तो छोटे छोटे नए सेल्स बन गए। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। मतलब एंडोस्पर्म, कुछ प्लांट्स ये तरीका अपनाते हैं एंडोस्पर्म बनाने का, ये पहला तरीका है। कुछ प्लांट्स कोई अलग तरीका अपनाते हैं, वो सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ। इस मेथड का नाम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड बताती हूँ, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसमें सबसे पहले डिवीजन से ही सेल वॉल्स बन जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। इसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले डिवीजन से ही सेल वॉल्स बन जाते हैं। यहाँ पे कैसे न्यूक्लियर डिवाइड होगा फिर उसके बाद सेल वॉल बनेगा, नहीं, पहले डिवीजन से ही सेल वॉल बन जाते हैं, ठीक है। तो हर एक न्यूक्लियर उसके ऊपर, हर एक न्यूक्लियर के ऊपर उसका खुद का सेल वॉल रहता है। थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को मैं ES लिख दूं, ठीक है। चला आप समझदार हो। इसमें पहले डिवीजन से ना, पहले डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे।
दो अनइक्वल, मतलब पहला डिवीजन हुआ, दो अनइक्वल सेल्स बनेंगे। जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल बनेगा वो बड़ा रहेगा, और जो चलाजल एंड पे जो सेल बनेगा वो छोटा रहेगा। और जो ये वाला सेल है वो वापस से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये सब आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है बेटा, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मेरा काम है आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए सिर्फ सुन लो। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो पहले वाले में हमने देखा कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल्स बने, तो ये सब पहले वाले में जाएगा। और जो चलाजल एंड पे जो सेल है वो थोड़े टाइम डिवाइड होगा और फिर बंद हो जाएगा। तो हेलोबियल, कुछ प्लांट्स ये हेलोबियल डिवीजन करते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू बनाने के लिए, कुछ सेलुलर, और ज्यादातर प्लांट्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तरीके से एंडोस्पर्म को बनाते हैं। इतना क्लियर हो आपका? अब कोकोनट तो हम सबने खाया है। कोकोनट की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, उसमें दो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। ये तीन मेथड्स अलग, मतलब प्लांट्स दो डेवलपमेंटल स्टेजेस से, मैं आपको बता देती हूँ, पहले रुक जाओ, आपको समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा। मतलब कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो होता ही है। वो कौन सा होता है पता है? कोकोनट का जो पानी है, कोकोनट वाटर, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट के अंदर वाटर है, मतलब जो न्यूक्लियाई है वो कोकोनट के पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है। बाद में ये जो न्यूक्लियाई है वो सेल वॉल्स बनाने लगते हैं बाद में। मतलब इसमें दो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी और सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी। पहले तो न्यूक्लियर कोकोनट वाटर में फॉर्म होते हैं, बाद में ये सेल वॉल बनाते हैं। स्टेज को हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म का ईएस लिख देती हूँ। मतलब वो जो आप बहुत मैच्योर या बुढ़ा कोकोनट खाओगे तो आपको अंदर पानी नहीं मिलेगा, वो पूरा कर्नल बन गया, वो व्हाइट पार्ट बन गया। वो व्हाइट पार्ट्स देख के हमें पता चलता है कि ये कोकोनट अभी बच्चा नहीं है, ये एकदम मैच्योर कोकोनट है। तो आपको समझ आया? जब कोकोनट थोड़ा कम मैच्योर होता है तो उसमें पानी भी रहता है, व्हाइट पार्ट भी रहता है। ये पहला स्टेज है। फिर कोकोनट जैसे बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, उसमें पानी निकल जाता है, सब पूरा व्हाइट पार्ट हो जाता है, ये सेकंड स्टेज है। तो कोकोनट में दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो मैच्योर कोकोनट में बेसिकली कम पानी रहता है, या फिर पानी रहता ही नहीं है, क्योंकि सारा पानी अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये तो हमने अभी देख लिया कि एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म इज रेडी। अब क्या बनेगा? मैंने क्या कहा था? एंडोस्पर्म रेडी होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, क्योंकि खाना अभी रेडी, टैडा, अभी जाइगोट उठेगा, बोलेगा खाना बन गया, अभी मैं उठता हूँ, मजे से खा पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमने देख लिया। अब देखेंगे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड उसके स्टेजेस। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैं अगर आपको सिखा रही हूँ तो ये अगर आप अपने नोटबुक में लिख लेते हो ना, तो एनसीईआरटी आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि आपको पता तो सब रहेगा। और कुछ अगर पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया इसमें तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि मैम आपने ये पॉइंट्स मिस कर दिए, ये पॉइंट्स मिस कर दिए, तो हम उसको वापस से देख लेंगे। हो जाता है मिस, यार। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट्स बनाओ, नोट्स को पहले समझ लो, मेरे लेक्चर से समझ लो, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो सब समझ में आएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ड्राइंग से हम अच्छे से सीखते हैं। चलो, और जब मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं लिखूं ना लिखूं, आप लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या भूलोगे और क्या आपको याद रहेगा। हम जनरली भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बायो तो होता नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर तो होता नहीं है। तो आप सब लिखने की कोशिश करो। कुछ चीज मैं लिख पाती हूँ, अगर मैं सब लिखूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप तो पॉज कर सकते हो। ये क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, डायग्राम बन रहा है। पुराने जमाने का ही सॉन्ग है, आपने सुना भी नहीं होगा शायद। और डायग्राम साथ साथ में बनाते जाओ, ठीक है।
ये PEC है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये PEN है प्राइम। आप पूरा लिखना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि आप मैम के साथ तो जल्दी जल्दी में लिख लेते हो, बाद में देख लेंगे, लेकिन आपको ये हैबिट पड़ जाता है, और सिंपल इतनी चीज के वजह से आपका बोर्ड में मार्क्स कम हो जाता है। टेक्स्ट बुक में PEC है क्या, जरा देख के मुझे बताना ना। टेक्स्ट बुक में PEC PEN तो है, PEC है कि नहीं, ये जरा देख के मुझे बताना, ठीक है। PEN है तो आप लिख सकते हो, वरना फुल लिखना पड़ेगा आपको। हमें अब तक ये पता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट रेस्ट कर रहा है, अब उसका खाना तो बन गया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया, खाना ही खाना। अब जाइगोट उठेगा, उठने के बाद जाइगोट फर्स्ट डिवीजन करेगा। ध्यान से देखना बेटा, ये जाइगोट है, ये अब तक रेस्ट में था, अब ये उठ गया, अब ये फर्स्ट डिवीजन करेगा। फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा वो मैं आपको बताती हूं। जाइगोट का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन में 2 सेल्स बनेंगे। थोड़ा कलरफुल करते हैं तो हमें भी मजा आए। एक सेल बड़ा बनेगा, दूसरा सेल, अरे छोटा तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ा छोटा बनाते हैं इसका, दूसरा सेल छोटा बनेगा। ये जो बड़ा सेल है इसे हम कहेंगे बेसल सेल, और जो छोटा सेल है इसे कहेंगे टर्मिनल सेल। क्लियर है? जाइगोट ने पहला डिवीजन किया, पहला डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स बने, एक बेसल बड़ा सेल, दूसरा टर्मिनल छोटा सेल। जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और जो टर्मिनल सेल है वो चलाजल एंड की तरफ है। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ, और थोड़ा एक्टिव रहा करो। आपको लगेगा कमेंट क्या कर रहा है, हमें तो समझ आ गया, लेकिन आप कमेंट करोगे ना तो आपको काफी चीज याद आएगा एग्जाम में। हाँ, इस चीज में तो मैंने मैम को कमेंट भी किया था, पहले मैंने सोचा था मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैम इतना ज्यादा दिमाग खा रहे थे कि मैंने कमेंट कर ही दिया। ये चीजें आपको याद रहेंगी। चलो करो। जो बेसल सेल है, अब ये वाला ना मैं थोड़ा सा रब आउट कर देती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बेसल सेल रिपीटेडली डिवाइड करेगा, ऐसे रिपीटेडली डिवाइड करेगा। मेरे साथ ऐसा हो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये जो सेल्स है इसे हम कहेंगे सस्पेंसर। ठीक है, बेसल सेल्स नेक्स्ट स्टेप में थोड़े 4, 5, 6, 7 डिविजन्स कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। बेसिकली ये टर्मिनल सेल जो है ना, ये एम्ब्रियो बनाता है। सस्पेंसर सेल बेसल सेल से बना है, क्यों? कोई तो रीजन होगा ना, बेसल सेल ऐसे ही सस्पेंसर सेल बना रहा नहीं बेटा। बेसल सेल्स सस्पेंसर सेल बना के ये टर्मिनल सेल को पुश कर रहा है कि जहां एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो कब बनाएगा? वो जब उसे एंडोस्पर्म मिलेगा, तो वो पुश कर रहा है कि एंडोस्पर्म की तरफ जा, उसे खा और एम्ब्रियो बना। तो इसलिए पुश करने का मेथड है उनका सस्पेंसर सेल्स को बनाना, क्योंकि एंडोस्पर्म में तो न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स है जो एम्ब्रियो के लिए बना है। जो पहला सस्पेंसर सेल है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। ये आगे जाके रूट टिप बनाता है, रूट का टिप बनाता है। अब देखेंगे हम टर्मिनल सेल। इतना बेसल सेल्स का इतना ही डिवीजन हुआ। पहले बेसल सेल्स था, फिर उसने सस्पेंसर बनाया, क्योंकि उसको टर्मिनल सेल्स को अंदर घुसरना था कि जहां जितना एंडोस्पर्म के नजदीक जाएगा उतना उसे खाना मिलेगा, और खाना खाएगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। अब टर्मिनल सेल्स ना मेनली एम्ब्रियो बनाता है। मेनली एम्ब्रियो कौन बनाता है? टर्मिनल सेल्स मेनली एम्ब्रियो बनाएगा, ये ग्रीन वाले। लेकिन उसके लिए उसको डिवाइड होना पड़ेगा, बहुत सारे सेल्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब वो डिवीजन होता है तो कुछ इस तरीके का डिवीजन होता है। अब देखना, ये ग्लोब जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अब बुक में अच्छे से डायग्राम देख लेना।
इसे हम कहेंगे, ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर, अरे ग्लोब्यूलर स्टेज। इसके बाद है ना ये थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, मतलब वो आपके बुक में नहीं है, थोड़ा ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। उसके बाद जो आपके बुक में है वो है, इसके बाद ये हार्ट जैसा शेप ले लेता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे हार्ट शेप्ड। मतलब टर्मिनल सेल्स कितने स्टेजेस से गुजर रहा है, ये ग्लोब्यूलर स्टेज, ये हार्ट स्टेज। स्टेज लिख दो, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है टॉर्पीडो स्टेज। वो मैं कहाँ बताऊं, यहां बता देती हूँ, ये रब कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला आप नोटबुक में ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे लिखते जाओ। उसके बाद आता है टॉर्पीडो स्टेज, जिसमें देखो, सॉरी मुझे ग्रीन में करना था ना। टॉर्पीडो स्टेज में ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये कॉटिलिडन्स है, कॉटिलिडन्स। जो बीच का स्ट्रक्चर है ये है शूट मेरिस्टेम, मतलब ये आगे जाके क्या बनाएगा, न्यू लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेज है वो है मैच्योर एम्ब्रियो। पहला स्टेज क्या था, टर्मिनल सेल जब डिवाइड हुआ, पहला स्टेज था ग्लोब्यूलर, सेकेंड हार्ट, थर्ड टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, और लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो। मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके, रुको, मैच्योर एम्ब्रियो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हुआ आपका ये बेसल, ये सस्पेंसर, ये है मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसको नेमिंग करते हैं। ये वाला प्लीम्यूल है जो आगे जाके शूट बनाएगा। यहां पे है रूट, ये आगे जाके रूट बनेगा। ये सस्पेंसर आपको तो पता ही है। प्लीम्यूल और रूट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, ये लाइन है नहीं, ये इमेजिनरी है, हमने सोचा चीजें आसान करने के लिए। एम्ब्रियो एक्सिस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये प्लीम्यूल होता है, रूट होता है जो कि रेडिकल होता है बेसिकली, आगे जाके वो रूट बनाएगा। ये वाला जो एरिया है प्लीम्यूल और रूट के बीच में, इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये बीच वाला एरिया को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे कुछ है हमारा एरिया कॉटिलिडन, और ये दोनों कॉटिलिडन से बेटा, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, ये दोनों कॉटिलिडन्स है और ये प्लीम्यूल है। इसके बीच का एरिया हम कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच के एरिया को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन्स और प्लीम्यूल के बीच के एरिया को हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कितने स्टेजेस हैं, पहले तो है ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज और ये मैच्योर एम्ब्रियो। 4 स्टेजेस हैं। ग्लोब्यूलर स्टेज क्यों, क्योंकि ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है। हार्ट स्टेज क्यों, क्योंकि हार्ट जैसा फॉर्म होता है। टॉर्पीडो मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, और मैच्योर एम्ब्रियो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। हाइपोकोटाइल क्या है, प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच वाला एरिया। एपिकोटाइल क्या है, कॉटिलिडन्स और प्लीम्यूल के बीच वाला एरिया। देखिए, आप वीडियो को फॉरवर्ड थोड़ा पहले करके देख सकते हो, अरे बैकवर्ड करके देख सकते हो, तो आपको जहाँ पे भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जो सारे स्टेजेस हमने देखे, ये सारे स्टेजेस होते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के। ये सारे डाइकॉट, 2 टाइप के एम्ब्रियोस होते हैं, एक है मोनोकॉट, दूसरा डाइकॉट। डाइकॉट में ये सारे स्टेजेस होते हैं। पहले हम डाइकॉट समझेंगे, उसके बाद मोनोकॉट समझेंगे। डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था 2 कॉटिलिडन्स। कुछ एम्ब्रियो का
ऐसा स्ट्रक्चर था, ये दो कॉटिलिडन्स थे। ये कॉटिलिडन्स है क्या, इसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। इसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरिंग। यहाँ से ये प्लीम्यूल है जहां से शूट निकलेगा और ये यहाँ से रूट निकलेगा। अब डाइकॉट एम्ब्रियो के पार्ट्स देखेंगे, अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया था, जैसे ही डाइकॉट एम्ब्रियो या मोनोकॉट एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद वो सस्पेंसर सेल्स जो है, नीचे वाले जो सस्पेंसर सेल्स थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, उसके अंदर हम बनाएंगे कॉटिलिडन्स। थोड़ा मोटा ले लेते हैं। ये कॉटिलिडन्स, ये आपके समझाने के लिए मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। यहां पे आएगा आपका रूट रेडिकल और रेडिकल के ऊपर आएगा रूट कैप। नेम कर देते हैं सबको। ये सीड कोट, ये बीच वाला जो इमेजिनरी लाइन है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियो एक्सिस। और सॉरी, एक चीज तो बनाना भूल गई, यहाँ पे प्लीम्यूल होगा, ठीक है, ये प्लीम्यूल है। तो एम्ब्रियो एक्सिस प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच में होता है। ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है। और प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच का एरिया हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ये दोनों रेड में क्या है अंदर? फूड स्टोरिंग पिलोस, उसे क्या कहेंगे? कॉटिलिडन्स। अब सीड कोट में एक ऐसा मार्क होता है, स्कार जैसा होता है, इसे कहेंगे हम हाइलम। और उसके नीचे ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब एक एक का फंक्शन समझेंगे। कॉटिलिडन्स का फंक्शन क्या है? पूरा खाना भरा हुआ रहता है उसमें, बेबी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। वो एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं, मतलब मैं आपको ये फोटो दिखा देती हूँ, ये प्रॉपर लीव्स नहीं होते, ये एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं। इसे कहते हैं हम कॉटिलिडन्स, जो खाना स्टोर करते हैं। ये प्लांट का पहला लीव्स है, इसे हम ट्रू लीव्स नहीं कहते। जब एम्ब्रियो ग्रो होता है रेडिकल और प्लीम्यूल में, ये कॉटिलिडन्स उनको खाना देते हैं। जैसे एम्ब्रियो ग्रो हो जाता है, कॉटिलिडन श्रिंक हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर आता है एम्ब्रियो एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन। जैसे इक्वेटर होता है ना ज्योग्राफी में, इक्वेटर होता नहीं है लेकिन हम उसे कहते हैं इक्वेटर, ताकि हमें लर्न करने में इजी रहे। सिमिलरली यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस होता है। इसके कुछ पार्ट्स है, देखो। पहला है प्लीम्यूल, ये वाला पार्ट। सेकेंड है ये हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। थर्ड है रेडिकल और फोर्थ है रूट कैप। एम्ब्रियो एक्सिस के ये 4 पार्ट्स हैं। प्लीम्यूल आपको पता है आगे जाके शूट सिस्टम बनाएगा, शूट बनाएगा, दैट इज शूट प्लस लीव्स। रेडिकल क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा रूट। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है। और प्लीम्यूल और रेडिकल ये जाइगोट के अलग अलग पोल्स में है, एक नॉर्थ में एक साउथ में है। ये जो बीच वाला पार्ट है प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। सीड कोट क्या करेगा? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। ये तो इजी है, आसान है। सीड कोट के 2 पार्ट्स हैं।
देखो सीड कोट के दो पार्ट्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं टेस्टा और इनर वाले पार्ट को हम कहते हैं टेगमेन। याद रहेगा, सीड कोट के दो पार्ट्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। ये हाइलम एक स्कार टिश्यू है, इससे ये पता चलता है कि ये फ्रूट वॉल से अटैच था, फ्रूट के वॉल से अटैच था। डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेम वही है, पहले तो टर्मिनल सेल्स, पहले तो जाइगोट जो हमने पहले देखा था, मैं वापस नहीं देखूंगी, आप पहला वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, जो मैंने आपको समझा है वो सेम टू सेम डाइकोट एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट था और कुछ नहीं था। एम्ब्रियो दो सेल्स में डिवाइड हुआ, बेसल टर्मिनल, फिर बेसल सेल्स ने सस्पेंसर बनाया, टर्मिनल सेल्स आगे जाके ग्लोब्यूलर स्टेज हुआ, हार्ट स्टेज हुआ, टॉर्पीडो स्टेज हुआ, मैच्योर एम्ब्रियो, वो सब डाइकोट एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट था, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बाकी का जितना भी कुछ है वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे अपोमिक्सिस हो गया, पेरिस्पर्म हो गया, पार्थिनोकार्पी हो गया, ये सब अब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जितना भी बोला सब नोट्स बनाओ, उसके बाद एनसीईआरटी में से नोट्स बनाओ। ठीक है, दोनों चीजें लेकर बैठो, पहले मेरा नोट्स रीड कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी का उतना पार्ट रीड कर लो, और जो भी मेरे से मिस हो गया वो मुझे वीडियो के एंड में बता दो, वो सब मुझे कमेंट्स में बता दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।